औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज चूँकि एडोब रीडर में थोड़ा मसला था, दैट्स वाई मैं इसी तरह ही आप लोगों को आज पढ़ाऊँगा। ये फाइल ओपन होने में थोड़ा मसला था। ठीक है। अच्छा, बिहेवियरिज्म को इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मोटिवेशन और मोटिवेशन की जो थीरीज थी, कंटेंट बेस्ड थीरीज एंड प्रोसेस बेस्ड थीरीज, वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट की हुई है। ठीक है। तो बिहेवियरिज्म जो है, इसके लिए अगर हम इसको देखें तो ये स्पेसिफिकली ये कहते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है और जो ऑब्जेक्टिविटी है, दो चीज़ों पे ये बिलीव करते हैं। ठीक है। कि मतलब जो हम बिहेवियर सीखते हैं वो हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, ना कि हम अपनी कॉग्निशन से सीखते हैं। ठीक है। इसीलिए ये क्रिटिसाइज करते हैं कि जो इंटरनल प्रोसेसेस ऑफ माइंड जो है, उनका बिहेवियर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब ताल्लुक नहीं है, और वो ये कहते हैं कि ये जो बिहेवियर है, ये एनवायरनमेंट से बनता है। तो इसीलिए कहते हैं, इसी को हम ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं। ब्लैक ब्लैक बॉक्स मीन कि मतलब ये कि ये बिल्कुल ही माइंड को जो है वो ब्लैक समझते हैं। वो कहते हैं कि माइंड जो है वो बिल्कुल ही बिहेवियर फॉर्मेशन में किरदार अदा नहीं करता। और जितने भी ये फैक्टर्स है, स्पेसिफिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो है उनको बहुत ही ज़्यादा तरजीह देते हैं। और ये कहते हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो बहुत ही ज़्यादा जो है नेसेसरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर। चूंकि साइकोलॉजी में हम एक ही बिहेवियर को पढ़ते हैं, दैट्स वाई इसी बिहेवियर के पीछे स्ट्रक्चरलिस्ट भी है, फंक्शनलिस्ट भी है, गेस्टाल्ट वाले भी है, इसी तरह बिहेवियरिस्ट भी है, ह्यूमनिस्ट भी है। ठीक है। तो ये सारे अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने ही तरीकों से बिहेवियर को एक्सप्लोर और इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। तो जब से बिहेवियरिज्म आई स्पेसिफिकली यूएसए में, तो इससे पहले जो जॉन डेवी और इसी तरह के जितने भी फिलोसफर थे, उन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन इसके आने के बाद स्पेसिफिकली जो फोकस थी वो इनकी तरफ शिफ्ट हो गई, क्योंकि इन्होंने बिहेवियर को इसी तरह डिफाइन किया कि बिहेवियर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम ना मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम ना डिलीट कर सकते हैं, जिसको हम ना मतलब रिमूव कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि बिहेवियर जो है वो ऑब्जेक्टिव थिंग है। इन पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, और इसको जो हम है मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ उसी टाइम में अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर। और स्टिल अगर हम देखें तो वाकई इनके जो अप्रोचेस है वो बहुत ही ज़्यादा वेलिएबल है। ठीक है। तो चलो थोड़ा इसको पढ़ते हैं। What is behaviorism? An attempt to make psychology more scientific by studying ओनली एक्सटर्नल बिहेवियर। पहले भी मैंने आप लोग कहा कि ये एक्सटर्नल बिहेवियर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं, इंटरनल माइंड के जो प्रोसेसेस हैं उनको बिल्कुल ये टच ही नहीं करते। बिहेवियर क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलाई, ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जर्वेबल। ये दो तीन चीज़ें इसकी मेन क्रक्स है। एक तो बिहेवियर की एक छोटी सी डिफिनेशन है, रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलाई। ठीक है। सेकंड, जो बिहेवियर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ये लोग कहते हैं, बिहेवियरिस्ट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव मीन कि ये जो होगा ये हम जो है क्वांटिटेटिवली इसको प्रूव कर सकते हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दिस इज समथिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जर्वेबल, और ये हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। दे स्टडी of how environmental stimuli bring about changes in people behavior। यहाँ पर environment का मैंने आप लोग को कहा कि ये जो बिहेवियरिस्ट है, वॉटसन, उसके बाद आइवन फॉलोअप, और इसके बाद जो बी एफ स्किनर है, ये तीनों इस बात पे मुत्तफिक है कि ये जो एनवायरनमेंट है इसका स्पेसिफिकली असर है। लेकिन इसको क्रिटिसाइज फिर कौन करता है? जो गेस्टाल्ट वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, जिन्होंने चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, कि इंटरनल ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो कि मजबूर करते हैं इंसान को या जानवर को कि वो एक ऐसा मतलब एक्शन करे जिसको हम बिहेवियर कहते हैं। ठीक है। तो बिहेवियरिस्ट इग्नोर व्हाट गोज ऑन इनसाइड आवर माइंड सिंस इट कैन नॉट बी सीन और मेजर्ड। ठीक है। ये कहते हैं बिहेवियरिस्ट कि जो इंसान के दिमाग के अंदर होता है वो बिल्कुल ही मतलब लेस वेलिएबल है, वो उसकी बिल्कुल ही वैल्यू नहीं है।
ठीक है। तो दैट्स वाई इन पे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म इसलिए आता है कि आप लोग बिल्कुल एक्सटर्नल फैक्टर, सॉरी इंटरनल फैक्टर को और इंटरनल मोटिवेशन को आप लोग बिल्कुल इग्नोर करते हो। जस्ट आप लोग क्या कहते हो, जो एक्सटर्नल चीजें हैं, मतलब एनवायरनमेंट है, ऑब्जेक्टिविटी है और मेजरेबिलिटी है, ये तीनों चीजें लेके जब आप लोग बिहेवियर को स्टडी करते हो तो दिस इज समथिंग यू आर इग्नोरिंग द मेंटल प्रोसेसेस, यू आर इग्नोरिंग द इनर फॉर्मेशन ऑफ द बिहेवियर। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट वी आर बोर्न एज ब्लैंक स्लेट्स। ठीक है। ये कहते हैं कि इंसान एक ब्लैंक स्लेट आता है। ठीक है। ये जॉन लॉक भी कहता है। ठीक है। टिबोला रोसा के जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फिलोसफर और फिलोसफी के चैप्टर में। तो ब्लैंक स्लेट वन एनवायरनमेंट राइट्स ऑन विसल्स टू पुअर नॉलेज एंड टू, मतलब इंसान जब आता है तो उसकी जहन की मिसाल एक विसल सी होती है और उस पे नॉलेज जो है इन्वायरमेंट डालता है। जिस इन्वायरमेंट में वो आएगा वही इन्वायरमेंट उसमें उसी तरह बंदे को शेप करेगा, उसके बिहेवियर को। ठीक है। लम्स ऑफ क्ले दैट कैन बी शेप्ड बाय वंस एनवायरनमेंट। ठीक है। कि मतलब ये एक जो क्ले है, वही क्ले जो कि थोड़ा वेट है, जिससे हम हर एक चीज बना सकते हैं। तो ये वही क्ले है जिससे हम कोई भी चीज बना सकते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में। मतलब एनवायरनमेंट जिस तरह चाहे इंसान के बिहेवियर को क्या कर सकता है, शेप कर सकता है। ठीक है। तो जितना भी ज्यादा फोकस है इनका, तो ये एनवायरनमेंट पे बहुत ही ज्यादा है। बिलीव्ड द एनवायरनमेंट एक्सट्रिंसिक फोर्सेस इज द ओनली थिंग इट मैटर्स। अगेन वही पॉइंट रिपीट हो रहा है कि जो एनवायरनमेंट है और जो एक्सट्रिंसिक फोर्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। ये लर्निंग क्या है इनके नज़दीक, बिहेवियर चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंसेस। ये एक पेपर में मेरे ख्याल में आया हुआ भी था कि बिहेवियर चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंसेस एज ऑप्शन दिए गए थे करिकुलम, लर्निंग और टीचिंग, और एक और भी ऑप्शन था वहां पर। तो बिहेवियर चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंसेस, हमारा एक्सपीरियंस कहाँ होता है, इन्वायरमेंट के साथ होता है। तो जब हम इन्वायरमेंट के साथ एक्सपीरियंस करते हैं और उसी से हमारा जो बिहेवियर चेंज आता है, दिस इज समथिंग लर्निंग अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट। ठीक है। डज नॉट कंसिडर बिलीव एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगेन ये कह रहे हैं कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उनको इन्होंने बिल्कुल ही मतलब इग्नोर किया है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। वेरी पॉपुलर इन यूएस बिफोर पियाजे एंड वाइगास्की। ठीक है। पियाजे और वाइगास्की से पहला ये बहुत ही ज्यादा क्या थी, मशहूर थी। ठीक है। अच्छा, पियाजे और वाइगास्की की जो है डिफरेंस ये किसी से इंटरव्यू में पूछी गई है। ठीक है। तो पियाजे और वाइगास्की का मैंने आप लोगों को कहा था कि एक जो है कॉग्निटिव साइड पे ज्यादा फोकस करता है, दूसरा जो है सोशल साइड पे ज्यादा फोकस करता है। पियाजे जो है कॉग्निटिव साइड पे बहुत ज्यादा, वाइगास के सोशल साइड पे बहुत ज्यादा। पियाजे जो है वो कहता है कि लैंग्वेज जो है वो बाद में डेवलप होती है और जो हमारा कॉग्निशन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले होती है। जबकि वाइगास की कहता है कि नहीं, जो हमारा लैंग्वेज है वो पहले डेवलप होता है, जबकि मेंटल प्रोसेस उसके बाद ही लैंग्वेज लैंग्वेज के जरिए ही डेवलप होते हैं। ठीक है। पियाजे ने जो थ्योरी दी थी वो स्टेज बेस्ड थ्योरी थी। मतलब एक स्टेज को जब एक बंदा कंप्लीट करता है देन सेकंड स्टेज को जाता है। ठीक है। लेकिन वाइगास की जो है उन्होंने कहा था कि नहीं, स्टेज जरूरी नहीं है। हो सकता है एक बंदे की एज, मेंटल एज कम हो लेकिन उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो ज्यादा हो सकता है एक बंदे की मेंटल एज ज्यादा हो, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो कम हो। ठीक है। और पियाजे जो है वो सोसाइटी को बहुत ही मतलब लेस इंपॉर्टेंस देता है, वो बिल्कुल उसको स्टडी नहीं करता सोशल इंटरेक्शन को। जबकि वाइगास की जो है स्पेसिफिकली वो सोशल इंटरेक्शन को बहुत ही ज्यादा स्टडी करता है, उसको टच करता है। ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। तो क्या कहते हैं कि वेरी पॉपुलर इन यूएस बिफोर पियाजे एंड वाइगास्की राइटिंग वर ट्रांसलेटेड एंड ब्रॉट हियर। ठीक है। बिहेवियरिज्म वाया थॉर्नडाइक बीट आउट जॉन डेविस थ्योरीज टू बिकम द डोमिनेंट थ्योरी इन यूएस। ये देखो, स्पेसिफिकली जो थॉर्नडाइक था ये ही बैकग्राउंड है और यही बेसिकली बेस प्रोवाइड करती है इसी बिहेवियरिस्ट के लिए। ठीक है। थॉर्नडाइक की जितनी भी चीजें थी तो उसको बेस्ड बना के फिर वो जो हमारे पास बी एफ स्किनर है और जो आई वन फॉलोप है, इन दोनों ने थॉर्नडाइक के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उनको बेस बना के अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसको किए हैं। थॉर्नडाइक ने क्या किया था, उन्होंने एस आर का जो मॉडल प्रेजेंट किया था, एस आर मतलब स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, उसकी एसोसिएशन थी। उसके बाद जो अपेरेंट कंडीशन, सॉरी, जो क्लासिकल कंडीशनिंग आई तो उसमें एस एस की कंडीशनिंग है
वो हम आगे पढ़ेंगे कि एसएस की कंडीशनिंग क्या होती है। और जब ऑपरेंट कंडीशनिंग आई तो उसमें आरएस की कंडीशनिंग है। इन तीनों में यही डिफरेंस है। अगर यही चीज़ आप लोग स्पेसिफिकली जहन में रख लो तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो डाई क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो एसआर रिलेशनशिप पे बिलीव करते हैं, जबकि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो एसएस कंडीशनिंग पे बिलीव करते हैं, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले जो है आरएस मतलब रिस्पॉन्स पहले और स्टिमुलस जो है उसके बाद। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग के लिए एक क्लास है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि यूएस स्कूल्स वर स्ट्रक्चर्ड आफ्टर बिहेवियरिज्म रादर देन डीवी मॉडल। ठीक है, अमेरिकन वेरी इंटरेस्टेड इन अ साइंटिफिक वे टू पेरेंट एंड एजुकेट। ठीक है, ये लोग साइंटिफिक वे को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं कि किसी तरह अपने जो स्टूडेंट है उसको क्या करें, हम टीच करें। ठीक है, अच्छा, हिस्ट्री ऑफ बिहेवियरिज्म क्या है? तो डाई को अगर हम देखें तो ये तो हमने पढ़ा हुआ भी है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको टच दे देते हैं। थ्योरी began with in US around 1910 with E.L. Thorndike. Experimented with cats and dogs in puzzle boxes. इसके हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़े थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो थे कैट का एक्सपेरिमेंट और एक जो फिश का एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को बताया था। ये दोनों इन्होंने किए थे। ठीक है, फाउंड दे लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर नॉट बाय ऑब्जर्वेशन। ये देखो, ये कहता है कि ट्रायल एंड एरर है, लेकिन ऑब्जर्वेशन को जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो जस्ट ऑब्जर्वेशन पे ही फोकस करती है। ठीक है, अच्छा, अप्लाइड दिस फाइंडिंग टू ह्यूमन वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड डिजाइन ऑफ यूएस स्कूल। ठीक है, तो ये चीज़ें तो एज सच हम आगे थोड़ा जाते हैं, क्योंकि ये थोंडाइक तो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि थोंडाइक की थ्योरी को हम कनेक्शनिज्म भी कहते हैं, और इसको हम एस आर मॉडल भी कहते हैं, और इसको जो है इंस्ट्रूमेंटिलिटी भी कहते हैं। इन्होंने किया था? इन्होंने स्पेसिफिकली जो एक्सपेरिमेंट किया था ट्रायल एंड एरर पे किया था, कि एक बंदा जो है बार बार ट्राई करता है, तो उसी वजह से इन्होंने क्या किया, फिर लॉज दिए। एक बंदा ट्राई करता है, फिर वो फेल होता है, फिर ट्राई करता है, फिर वो फेल होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कामयाब होगा। इसी वजह से उन्होंने कुछ फिर लॉस भी दिया इसी बेस पे। ठीक है, तो वही जो है स्पेसिफिकली इसी के लिए बैकग्राउंड बने। ठीक है, गिव मी अ डजन हेल्दी एंड पेंट्स, ये बहुत ही मशहूर इसका एक कोट है। वेल फॉर्म्ड and my own special word to bring them up, and I will guarantee to take anyone at random and train him to be any type of specialist. I might select a doctor, a lawyer, artist. ठीक है, जेबी वाटसन 1924 में इन्होंने जो है ये कोट्स वो दी थी। ठीक है, बहुत ही मजे की कोर्स है। हम कहते हैं अक्सर कि भला बंदा जो है वो नहीं बन सकता, भला जो चाइल्ड है वो नहीं बन सकता, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, आप चिल्ड्रन दे दो मुझे, उसमें से रेंडमली आप खुद ही सिलेक्ट कर लो, मुझे दे दो, आप मुझे ऑप्शन दे दो कि आपने इससे लायर बनाना है या डॉक्टर बनाना है, मैं बनाऊंगा। ठीक है, मतलब ये कि टीचिंग के तरीके हैं, हमने तरीकों को एडॉप्ट करना है कि किसी तरह स्टूडेंट के जो बिहेवियर है उनके साथ किस तरह खेलना है। अगर एक स्टूडेंट की बिहेवियर जो है वो डिसरप्टिव है, हमने उसकी मॉडिफिकेशन कैसी करनी है, ये टेक्निक हमें आने चाहिए। क्लासरूम के अंदर भी और स्कूल के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हम आते हैं आइवन पॉलप की तरफ, जिन्होंने जो स्पेसिफिकली क्लासिकल कंडीशनिंग थी वो उसका कॉन्सेप्ट आइवन पॉलप ने दिया था। रशियन साइकोलॉजिस्ट हु डेवलप्ड द आइडिया ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग यूजिंग डॉग्स। ठीक है, डॉग पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। आप लोग को पता है, वेल नोन एक एक्सपेरिमेंट है। डॉग के साथ ये क्या करता है, उसको एक खुराक जो है वो पेश करता है। तो पहले जब खुराक पेश करता है तो उसके मुंह में सलाइवा आता है। बाद में उसी खुराक को घंटी के साथ कंडीशन की जाती है। जब घंटी के साथ उसकी कंडीशनिंग की जाती है तो अगेन जब उसको खुराक पेश की जाती है तो उसके मुंह में पानी भी आता है, और फिर क्या हो जाता है, वही जब रिंग बजती है तो बिल के बजने के बाद ही उसको खाना दिया जाता है उसके साथ। तो रिंग के बजने और खाने के दरमियान ये दोनों क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई। जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस को इन्होंने क्या किया, कंडीशन किया बिल के साथ। जब बिल के साथ इन्होंने कंडीशन किया तो जब अगेन जो डॉग को फूड मिलती थी तो अगेन सलाइवा आती थी। लेकिन फिर उन्होंने इस तरह किया कि ये जो खुराक थी इसको बिल से रिमूव की। बिल से जब रिमूव की तो जब बिल बचती थी तो वहां पर वो जो डॉग थी उसके मुंह में अगेन सलाइवा आती थी। ठीक है, लेकिन इसी तरह हुआ कि
फिर थॉर्नडाइक ने इस तरह किया कि ये जो फिर कंडीशन हो गई, कंडीशनिंग हो गई, तो उसके बाद इन्होंने इस तरह किया कि बिल जो है और टाइम में भी उन्होंने बिल बजाना शुरू किए। फॉर एग्जांपल बाहर एक आइसक्रीम वाला भी जाता है, उसका भी फॉर एग्जांपल बिल बजता है, तो अगेन वही रिस्पांस जो है डॉग डॉग देता है। मतलब अगेन जो डॉग है उसके मुंह में सलाइवा आता है। तो उन्होंने फिर ये कहा कि दिस इज ओवर जनरलाइजेशन, कि मतलब जो एक्सटेंशन हो गई, सॉरी, जो कंडीशनिंग हो गई, ये अभी इसकी ओवर जनरलाइजेशन है। एक है जो कंडीशनिंग हो गई है, इसको सेम सिचुएशन में, इसी तरह के सिचुएशन में किसी और जगह अप्लाई कर रहा है। दिस इज समथिंग ओवर जनरलाइजेशन और जनरलाइजेशन। अभी इसने जनरलाइजेशन की। अभी जनरलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि फॉलप ने अगेन वो जो फूड थी वो थोड़ा थोड़ा इसी घंटी से रिमूव करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो जब घंटी बजती थी, अभी सलाइवा आता है उसके डॉग के मुंह में, वो इंतजार में है कि अभी खाना आएगा। अभी खाना जो है नहीं आ रहा। अगेन सेकंड टाइम जब इस तरह हुआ, फिर घंटी बज गई, फिर सलाइवा आता है, फिर थर्ड टाइम। तो जब पॉलप ने महसूस किया तो जो क्वांटिटी ऑफ सलाइवा थी वो थोड़ी कम से कम होती गई। और आखिरकार इस तरह हुआ कि बिल्ली ने, ये जो डॉग थी, इन्होंने वो जो सलाइवा सिक्रीशन थी वो इन्होंने बंद की। क्यों बंद की? क्योंकि वहां पर अभी जो कंडीशनिंग हुई थी वो खत्म हो गई। तो यहाँ पर इनको क्या कहा गया? एक्सटेंशन। यहाँ पर इनको आई 1 फॉल्प ने एक्सटेंशन का नाम दिया, और इन्होंने कहा कि हम बिहेवियर को ऐड भी कर सकते हैं और हम बिहेवियर को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? आवाज मेरी पहुंच रही है खिजरान भाई? जी जी, आ रही है मुदस्सिर भाई। ओके जी, बिल्कुल। ओके। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिर इसको रिमूव किया। फिर उन्होंने इन्होंने क्या किया, कुछ देर बाद, मतलब इसी तरह ये प्रोसेस जब उन्होंने किया, तो फिर रिंग के बजने के बाद, बिल की घंटी बजने के बाद, वो जो सलाइवा आती थी वो खत्म हो गई, वो बंद हो गई। फिर बाद में इन्होंने 1 महीने 2 महीने बाद अगेन जब फूड और घंटी को अगेन जब कंडीशन किया, और जब अगेन फर्स्ट टाइम जब उनको पेश किया गया, तो सेकंड टाइम जब घंटी बजी, तो अगेन डायरेक्ट वो जो कंडीशनिंग थी वो बहुत ही जल्दी हो गई। तो इन्होंने नाम दिया इसको सिमल्टेनियस, सॉरी, स्पॉन्टेनियस कंडीशनिंग। स्पॉन्टेनियस मीन कि जब पहली कंडीशन हो चुकी होती है किसी चीज की, और फिर आप उनके साथ इन टच नहीं रहते, लेकिन बाद में जब अचानक आप उसके साथ अटैच हो जाते हो, तो वो जो हो जाती है, जो आपकी कंडीशनिंग है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है। जिस तरह हम एक चीज़ को पढ़ते हैं पहले, फिर वो हम किसी साइड पे रखते हैं, वो चीज़ें हमारी अनकॉन्शियस में होती है, लेकिन जब वो चीज़ें अगेन हमारे सामने आती है, तो हम उसको एब्रॉप्टली, मतलब उसको याद करना, उसको पहचानना फिर इतना टाइम नहीं लेता। जस्ट कॉग्निशन होती है और उसको हम पहचान लेते हैं। तो इसी तरह ये जो थोड़े नाम्स थे, ये क्या क्या, ये पालप ने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, आगे थोड़ा पढ़ते हैं। ये देखो ये क्या है। एक है इसमें न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब यही है कि नेचुरल स्टिमुलस या अनकंडीशन स्टिमुलस। ये देखो, अनकंडीशन स्टिमुलस जो है ये दे रहा है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। मतलब जो आम, जिस तरह हम खुराक देखते हैं, और उसी तरह जो जो खुराक की वजह से हमारे मुंह में जो पानी आती है, दिस इज समथिंग अनकंडीशन स्टिमुलस इन अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है। फिर उसने क्या किया, न्यूट्रल स्टिमुलस और नो रिस्पॉन्स। जब न्यूट्रल स्टिमुलस आ गया, ये स्टिमुलस अभी न्यूट्रल है। पहले इन्होंने क्या इस तरह किया कि जो बिल थी आगे, उसके साथ कंडीशनिंग नहीं हुई थी खुराक की, तो उसके जो मुंह है, मुंह में पानी नहीं आता है, मुंह में उसका सलाइवा नहीं आता है, क्योंकि उसके साथ खुराक अटैच नहीं है। फिर उन्होंने कंडीशन की, और कंडीशन के बाद वो जो पानी आना अगेन वो स्टार्ट हो गया, और जो सलाइवा था उसकी सिक्रेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो किस्सा है, ये अनकंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन स्टिमुलस की तरफ, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स से कंडीशन रिस्पॉन्स की तरफ, यही एक किस्सा है स्पेसिफिकली, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग वाले जो है ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, दोनों को जब ऐड किया गया, तो जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यू आर का मतलब है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था वो आना शुरू हो गया। अभी भी कंडीशनिंग नहीं हुई है, क्योंकि कंडीशनिंग तब होगी जब
एक चीज से पानी आएगा, बिल ये घंटी से, घंटी की बजाने से जब जो मुंह में पानी आता है या सलाइवा आता है, अगर इसी से आए तो दैट्स मीन कि कंडीशनिंग हो गई। अभी तक कंडीशनिंग नहीं हुई, आगे हम देखते हैं। ये देखो आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, जस्ट ये देखो बिल बज रही है, लेकिन सलाइवेशन जो है वो आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें क्लास के अंदर, तो अक्सर इस तरह होता है कि फिफ्थ क्लास के बाद या सिक्स क्लास के बाद अक्सर ये जो ब्रेक होता है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट बिल्कुल ही इंतज़ार में होते हैं कि अभी जो है कब घंटी बजेगी कि हम जो है दौड़े लगाए और बस ब्रेक पे चले जाए। उनकी कंडीशनिंग हो चुकी होती है पहले से। कभी कभी इस तरह होता है कि हम फिफ्थ क्लास की बजाय सिक्स क्लास की तरफ जाते हैं और हम कहते हैं कि चलो आज हम जो ब्रेक करते हैं, तो कुछ स्कूल के मसरूफियात की वजह से या कुछ और रीज़न की वजह से हम जो ब्रेक है वो एक दिन के लिए जस्ट शिफ्ट करते हैं सिक्स क्लास के बाद। तो जो ही पीरियड ख़त्म होने की घंटी बजती है, तो अचानक जो स्टूडेंट होते हैं वो उठ जाते हैं और बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो घंटी होती है वो ब्रेक वाली घंटी नहीं होती, वो पीरियड ख़त्म होने वाली घंटी होती है। ठीक है, तो मीन कि यहाँ पर इन लोगों की कंडीशनिंग हो चुकी है। इसको हम इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशनिंग को तो हम बहुत ही जगह जो है वो इजीली इसके एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे हम जाते हैं। एक्सप्लेन लर्निंग ऑफ इनवॉलंटरी इमोशनल। ये देखो, इनवॉलंटरी का मतलब यही है और बेसिक डिफरेंस भी यही है। जो हमारे पास ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग वाले है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो इनवॉलंटरी इमोशन पे काम करता है, जबकि हमारे पास जो ओपन कंडीशनिंग वाले हैं वो वॉलेंट्री इमोशनल और वॉलेंट्री बिहेवियर पे काम करेंगे, ये इनवॉलेंट्री बिहेवियर पे काम करेंगे। इस तरह होगा कि ये जो मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है ये इनवॉलेंट्री होगा, लेकिन वहां पर जो रिस्पॉन्स आएगा वो इनवॉलेंट्री नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हमने कॉन्सिक्वेंसेस और पनिशमेंट को देखना है। ठीक है। एक्सप्लेन लर्निंग ऑफ वॉलेंट्री इमोशनल आर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। ठीक है, हैपन when two stimuli are presented at the same time contiguity। ठीक है, being kicked by a horse, associating horse and kick severe anxiety around horse। जिस तरह अक्सर जब हम हॉर्स को देखते हैं तो हमारे जहन में आता है कि ये तो लात मारता है, हमने इसके नज़दीक नहीं जाना, अदरवाइज हॉर्स विल किक अस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट, टीचर्स इन स्कूल can cause unintentional learning through classical conditioning, especially anxiety। टेस्ट एंजाइटी जिस तरह होती है कि मतलब एक टेस्ट है तो उसके साथ एंजाइटी ऑलरेडी रिलेटेड होती है कि यार आज तो हमारा टेस्ट है, क्या होगा, क्योंकि एंजाइटी और बच्चे जो होते हैं उन पे मतलब थोड़ा सा प्रेशर आता है कि आज तो टेस्ट है। तो ये जो टेस्ट एंजाइटी है, टेस्ट के साथ एंजाइटी जो है वो कंडीशन हो चुकी है। जनरल स्कूल एंजाइटी, स्कूल के अंदर जब एक बच्चा आता है तो अपने वो डिसिप्लिन का ख्याल रखता है, वो मतलब उस तरह के बिहेवियर नहीं करता जिस तरह वो बाहर करता है इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मल एनवायरनमेंट है। तो अगेन ये भी क्या है, ये उनकी कंडीशनिंग हो चुकी होती है। फियर, फ्रस्ट्रेशन, ये देखो फियर, फियर भी हमारा जो है किसी चीज की वजह से बनता है, ऐसे जिस तरह तो नहीं बनता। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, मायूसी भी किसी चीज की वजह से, इसके पीछे इसका एक बैकग्राउंड होता है। ह्यूमिलिएशन जो है, ये सारी चीजें हमारी क्या है, ये इसके साथ ही बनती है। ठीक है। अच्छा, एग्जांपल देके, हियरिंग अ टीचर फ्रेंड, बॉय फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड से टू यू वी नीड टू टॉक। ये देखो मतलब चीज एक ही है, लेकिन आप लोग की जो कंडीशनिंग हुई होती है किसी बंदे की, किस तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, तब हमारी कंडीशनिंग क्या हो उसी टाइम क्या होती है। जब हम अपने घर फ्रेंड के साथ बातें करते हैं तो उसके साथ जो है हमारा वो क्या होता है या कोई करता है, हम तो नहीं करते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग अभी कहोगे कि सर क्या कह रहा है, लेकिन मतलब ये कि ओवरऑल में एग्जांपल दे रहा हूँ। जी खिजरान भाई कि नहीं। बिल्कुल ये सही है मुदस्सिर भाई। हाँ ना, ये देखो मतलब बातें किसके साथ हो रही है तो वो मैटर करती है, क्योंकि वो जो कंडीशनिंग हो चुकी होती है तो वो जो है मुख्तलिफ होती है। ठीक है, ये देखो, अपॉन हियरिंग दिस फ्रेज योर स्टोमच फ्लटर्स, एनी ऑफ योर ओन एग्जाम्पल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हो सकते हैं, मतलब किसी सिचुएशन को देखते हुए एक बंदे की जो फीलिंग है वो अलग होती है, दूसरे की फीलिंग जो है वो अलग होती है। ठीक है, द पॉइंट इज वी लर्न टू एसोसिएट अ स्टिमुलस
with a response, and eventually our body does this automatically in the presence of the stimulus. Our response is involuntary. देखो ये बहुत ही वैलिड और बहुत ही मेन पॉइंट है इसमें कि हमारा रिस्पॉन्स जो होगा वो इनवॉलेंट्री होगा। और यही स्पेसिफिकली ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग के दरमियान में, अगेन ये रिपीट कर रहा हूँ, यही डिफरेंस है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि डिफरेंस क्या है दोनों में, तो डिफरेंस भी यही है कि एक जो है वो एस एस है और दूसरा आर एस है। फर्स्ट तो ये डिफरेंस हो गया। सेकंड ये डिफरेंस है कि जो हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसकी जो रिस्पॉन्स है ये इनवॉलेंट्री है, लेकिन वहां पर जो रिस्पॉन्स है वो वॉलेंट्री है। इसलिए वॉलेंट्री है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दी थी, वो कॉन्सिक्वेंसेस पे और पनिशमेंट पे काम करते हैं। तो किसी तरह फॉर एग्जांपल एक बच्चे को सुबह सवेरे आता है स्कूल, हमने उसे कहा, उसे रिवार्ड दिया, उसको मनी दी या उसकी प्रेस की या उसके लिए तालियां बजाई। ये जो बच्चा है ये सुबह सवेरे दूसरे दिन अगेन कोशिश करेगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंच जाए। तो अभी वो इंटेंशनली कर रहा है क्योंकि उनको कॉन्सिक्वेंसेज जो थे वो अच्छे मिले थे, उनको जो रिजल्ट थी वो अच्छी मिली थी। दैट्स वाई उसी रिजल्ट की वजह से उनका जो रिस्पॉन्स है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। इसीलिए जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है अच्छा सॉरी, तो इसको हम एस आर कंडीशनिंग भी कहते हैं। और हम इसको एस एस इसलिए कहते हैं कि एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ हम दूसरा जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है वो अटैच करते हैं, और वो हमें क्या देता है, एक रिस्पॉन्स देता है। जिस तरह जो फूड है दिस इज नेचुरल स्टिमुलस, और जो उनके साथ हमने जो जो कंडीशनिंग करनी है किस चीज़ की, वो बिल की, घंटी की, दिस इज समथिंग आर्टिफिशियल स्टिमुलस। तो दोनों को एसएस को जब हमने बांध दिया, जब इसकी कंडीशनिंग की, कंडीशनिंग मीन बांधना, दोनों को टाई करना, ठीक है ठीक है। तो जब हमने उसको बांध दिया तो उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है हमने फिर उसको देखना है। दैट्स वाई इसको हम एसएस कहते हैं और उसको हम आरएस कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, मैंने पहले भी आप लोग को कहा जनरलाइजेशन क्या होती है। when we learn a response to one stimulus then exhibit the same response to a similar stimulus। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को पूंग पूंग कर पीता है, इस तरह है ना। मतलब है कि बंदे को जब दूध गर्म होते हैं और वो उसको पीता है तो जब लस्सी होती है या छाछ, हम मेरे ख्याल में लस्सी को कहते हैं, जब एक बंदा वो पीता है तो उसको मतलब वो डर सा महसूस होता है, और कहता है कि कहीं ये भी मुझे मेरे मुंह को जो है वो जला न दे, ठीक है। तो इसी तरह ये जनरलाइजेशन है कि जब हम सेम रिस्पॉन्स को किसी और जगह उसी सिचुएशन के लिए हम जो है वो अप्लाई करें, जनरलाइज करें, तो इसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। इस तरह हम जनरलाइजेशन क्या कहते हैं रिसर्च में, कि द कंक्लूजन व्हेन अप्लाई द कंक्लूजन ऑन द ओवरऑल पॉपुलेशन। जब हम कंक्लूजन को ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं, दिस इज समथिंग जनरलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर जनरलाइजेशन का मतलब थोड़ा सा चेंज है, इसमें जो कंडीशन होगी वो थोड़ी सेम होगी। सेम का मतलब ये है कि मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दिया कि जिस तरह घंटी और जो खुराक थी, ठीक है, और घंटी की जो डॉग के साथ जो रिलेशनशिप बनाया गया, कि मतलब जस्ट घंटी रिंग होने से क्या वो सलाइवा जो थी वो सिक्रेट होती थी। तो अभी घंटी जहां भी बजती थी, बेशक मैंने आप लोगों को कहा कि अगर बाहर आइसक्रीम वाला भी आता था वो घंटी वहां पर भी बजती थी, तो वो जो कुत्ता था उसके मुंह में सलाइवा सिक्रेशन जो है वो स्टार्ट होती थी, ठीक है। तो मतलब जिस तरह हम किसी सेम सिचुएशन में रिस्पॉन्स को अप्लाई करें, तो दिस इज समथिंग जनरलाइजेशन, इसको इन्होंने जनरलाइजेशन कहा, ठीक है। देखो, कंडीशन टू फियर मैथ क्लास जनरलाइज टू ऑल स्कूल। फॉर एग्जांपल मैथ्स का एक टीचर है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब रिजिड है। अभी वो क्या कर रहा है, उसी स्ट्रिक्टनेस और रिजिडनेस की वजह से जी खजरान भाई, आवाज पहुंच रही है मेरी? अच्छा, आवाज़ पहुंच रही है मेरी? ओके ओके। अच्छा, यहाँ पर जो नेट कनेक्टिविटी है उसका थोड़ा इशू है, नेटवर्क बहुत ही लो है, दैट्स वाई ये डिस्कनेक्ट हो गया। चलो थोड़ा सा टाइम है, इसको वाइंड अप करते हैं। आप लोगों के कुछ टेक्स्ट भी आए हुए हैं,
मैं उनको फिर बाद में जो है पढ़ लूँगा। ठीक है। अच्छा, क्या है चैट में, थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ इनको। वाई डिस्कनेक्टेड, अच्छा नेटवर्क की इशू थी सर के साइड पर, इसी टाइम नेटवर्क इशू होता है। हाँ बिल्कुल होता है। आवाज़ नहीं आ रही, अच्छा अभी तो आवाज़ आ रही है कि नहीं? हाउ यू राजी सर, कंटिन्यू। बस ठीक शो, ओके ओके। अच्छा जी, तो जनरलाइजेशन हो गई। फिर एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन का मतलब यही है कि जब हम अगेन रिमूव कर ले, वो जो हमने बाण बनाया हुआ है उसी बाण को हमने रिमूव करना है। ठीक है, किसी तरह के डॉग को जिस तरह बिल के साथ फूड मिलती थी, तो वही फूड उन्होंने फिर स्टॉप की। तो जब रेगुलरली इसी प्रोसेस को रिपीट किया गया, तो वो जो डॉग था, तो फिर उसका जो सलाइवा आना था वो बंद हो गया, वो जो जब घंटी बजती थी। ठीक है, दिस समथिंग एक्सटेंशन मतलब रिमूव करना। एक्सटेंशन को मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, एक वो जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक थे, उसमें एक मैंने आप लोग को एक्सटेंशन और एक इसके साथ मिलती जुलती टर्म थी, फेडिंग। ठीक है, फेडिंग वो थी जिसमें हम स्लोली स्लोली किसी चीज़ की जो असर है, मतलब एक स्टिमुलस के साथ दूसरा स्टिमुलस फॉर एग्जांपल कनेक्टेड है, तो हम एक स्टिमुलस का स्लोली स्लोली उसका असर, जिस तरह ये जो ड्रग एडिक्ट वाले होते हैं, तो वो तो एब्रप्टली अगर हम उस पे वो जो ड्रग है वो बंद कर लें तो उसके लिए मसला बन जाता है। तो इसीलिए उसके हम फेडिंग करते हैं। वो फेडिंग वही होती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम उसको जो है जो जो दो मतलब स्टिमुलस होते हैं, एक नेचुरल स्टिमुलस और एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस। तो जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है उसको हम स्लोली स्लोली जो है कोशिश करते हैं कि उसको रिमूव कर ले। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ इन एक्वायर्ड रिस्पॉन्स, ये देखो, ग्रेजुअल डिसअपियरेंस है। कैन हैपन नेचुरली, डॉग स्टॉप गेटिंग मीट व्हेन म्यूजिक इज प्लेड। ठीक है, ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है मेरे ख्याल में। कैन हैपन नेचुरली, डॉग स्टॉप्स गेटिंग मीट व्हेन म्यूजिक इज प्लेड। ठीक है, और कैन हैपन थ्रू सम टाइप ऑफ थेरेपी इन केस ऑफ सीवियर एंजाइटी रिएक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एंजाइटी है तो इस तरह होता है कि ये जो काउंसलर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं पहले, मतलब जनरलाइजेशन करते हैं, अगर जनरलाइजेशन हुई है फिर उसकी एक्सटेंशन करते हैं। ठीक है, अच्छा इसको क्लासरूम में किस तरह हम अप्लाई करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेइंग सूथिंग म्यूजिक, डिमिंग द लाइट्स टू कॉम एंड रिलैक्स स्टूडेंट। स्टूडेंट को रिलैक्स करने के लिए क्या होता है, अक्सर जो म्यूजिक है वो जो है प्ले किया जाता है, या जो लाइट है अक्सर हम उसको बंद करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम उसकी एक्सटेंशन कर रहे हैं और उसकी कंडीशनिंग कर रहे हैं। हेल्पिंग स्टूडेंट्स एसोसिएट स्कूल विद गुड एक्सपीरियंसेस, अनइंटेंशनल क्लासिकल कंडीशनिंग। ये देखो, एनजाइटी टेस्ट मैथ पब्लिक स्पीकिंग, यहाँ पर जो एनजाइटी है, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब यही है कि अक्सर जो हमारी एनजाइटी होती है, जो हमारी कंडीशनिंग इस तरह हुई हुई होती है कि हम में कॉन्फिडेंस नहीं आता, हम पब्लिकली, मतलब हम किसी ह्यूज मास के सामने हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम डरते हैं। तो दैट्स वाई ये कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के आगे जो है हमारे एक एंजाइटी जो है वो ऑलरेडी कंडीशन हो चुकी होती है। मैथ क्लास जिस तरह या मैथ्स का जो पीरियड है या टेस्ट है, इससे भी हमें जो है एक थोड़ी सी एंजाइटी और एलर्जिक होती है जो स्टूडेंट होते हैं। ये क्यों होते हैं, इसीलिए कि उसके साथ कंडीशनिंग हो चुकी होती है, ह्यूमिलिएशन है, फियर है, फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो आता है वो है बी एफ स्किनर। तो मेरे ख्याल में टाइम इतना नहीं है, इसको कल ही पढ़ेंगे। अच्छा, कि किसी किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई अच्छा सा पॉइंट हो, या इंटरव्यू के हवाले से कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, इंटरव्यू के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक दो क्लास बनाऊंगा, लेक्चर बनाऊंगा, और उसको मैं इंशाल्लाह रखूंगा किसी टाइम स्केड्यूल करके, अनाउंस कर लूंगा। ठीक है, अच्छा जी, एनीवन कोई क्वेश्चन कमेंट सजेशन, अच्छा सा पॉइंट? जी।